हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी तक हर टाइप का एलिमिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हमने बीटा एलिमिनेशन, अल्फ़ा एलिमिनेशन सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करने के लिए ये वीडियो है। इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और लगभग हम सारे प्रिपरेशंस पहले पढ़ चुके हैं एलिमिनेशन के टाइम पर। फिर भी यदि रिकॉल करने के लिए लिखें तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हम लिख रहे हैं। और सबसे पहले जो हम प्रिपरेशन लिखकर आ रहे हैं, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्कालाइड मतलब डिहाइड्रोहेलोजनेशन। ये हमने पहले भी बोला हुआ है, एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन के टाइम पर यूज़ किया था। डिहाइड्रोहेलोजनेशन को यदि मैं एक्सप्लेन करूं फिर से रिवीजन के हिसाब से, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसका नाम DE से स्टार्ट होता है, दे आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। और किसका एलिमिनेशन है वो उसके आगे लिखा रहता है, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन। इसका मतलब डिहाइड्रोहेलोजनेशन का मतलब होता है -HX। हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन होगा, दिस इज डिहाइड्रोहेलोजनेशन। रिएजेंट जो यूज होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कोहलिक अल्कली इज यूज्ड, और इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या, एल्कीन, पाई बॉन्ड बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन के लिए रिएजेंट ही है, और रिएजेंट में लिखा मिलता है एल्कोहलिक अल्कली। एल्कोहलिक शायद ही पूरा लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए हमेशा लिखा हुआ मिलता है ऐसे ALC डॉट, एल्कोहलिक अल्कली। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एल्कोहलिक अल्कली का मतलब केवल एल्कोहलिक NaOH और KOH नहीं होता। बुक्स में नॉर्मली जहाँ पर भी लिखा हुआ पाओगे या तो एल्कोहलिक KOH लिखा मिलेगा या तो एल्कोहलिक NaOH लिखा मिलेगा। सबसे कंफ्यूजिंग होता है ये रिएजेंट तब जब ये रिएजेंट इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए RO- प्लस ROH। ध्यान से देखो, ये भी तो एल्कोहलिक अल्कली हुआ ना। ROH मतलब एल्कोहल, RO- मीन्स बेस, दिस इज एल्कोहलिक बेस। मतलब ये भी क्या करेगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन करेगा, -HX करेगा, और प्रोडक्ट में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एल्किन लिखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बेस केवल RO- या OH- नहीं होता है। बेस हर टाइप का हो सकता है, लाइक NaNH2 भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ऐसे हम बहुत सारे टाइप के अलग अलग बेस GOC में पढ़ चुके हैं। ये सारे क्या करते हैं, ये डिहाइड्रोहेलोजनेशन करते हैं, एलिमिनेशन। तो अखेरा एल्कोहलिक KOH की बात नहीं करना। अच्छा, फिर यहाँ पर लोगों को एक कन्फ्यूजन आता है, यदि एक्वस KOH ले लिया तो क्या करते हैं। तो एक्वस KOH अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये एल्काइल हैलाइड में आएगा। ये SN रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। इसमें एल्कीन न बन के एल्कोहल प्रोडक्ट में बनाते हैं, तो एल्कोहलिक अल्कली लिखा हुआ मिलेगा। मैकेनिज्म की बात करें तो जनरली E2 ही हम बात कर चुके हैं, और E2 का मतलब नो इंटरमीडिएट, ओनली TS इज फॉर्म्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रप्चरिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, reactivity depends upon stability of alkene formed, means tertiary RX first then secondary RX then primary RX। फिर डायरेक्ट आंसर के लिए हमने वो बात की थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लीविंग ग्रुप पहचानो तो अल्फ़ा लिखो, बीटा लिखो, और अल्फ़ा से लीविंग ग्रुप, बीटा से H हटा दो और डबल बॉन्ड लगा दो। इंपॉर्टेंट बातें ये थी कि इसमें जनरली सेट जेफ प्रोडक्ट बनाते हैं हम, मेजर प्रोडक्ट, सेट जेफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन हमने ये भी स्टडी किया था कि यदि बल्कि बेस हुआ तो बल्कि बेस होने पर हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन E2 एलिमिनेशन वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो एक बार रिवाइज ज़रूर करना चाहिए। अभी का पर्पज़ मेरा क्वेश्चन बेस्ड लाने का है, तो हम क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी थोड़ा डेवलप करते हैं। ये क्वेश्चन भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और टोटल पॉसिबल एल्कीन कैसे लिखा जाता था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने बताया था। एक बार वापस से देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पहचान कर हम पहचानते थे अल्फा पोजीशन, फिर एडजेसेंट पोजीशन को हम बोलते थे बीटा पोजीशन। किसी एक को बोलते थे बीटा 1, किसी एक को बोलते थे बीटा 2, और जितने बीटा पोजीशंस हैं उतने पॉसिबल एल्कीन होते। तो एल्कीन तो यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन टोटल का मतलब होता है दुनिया भर के, मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आंसर 2 नहीं, आंसर मुझे लिखना पड़ेगा 3। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, एक बनेगा ट्रांस टू ब्यूटीन, एक बनेगा सिस टू ब्यूटीन, और एक जो बनेगा वो बनेगा 1 ब्यूटीन बनेगा। और मेजर प्रोडक्ट हमें किसको बोलना पड़ता है, ट्रांस टू ब्यूटीन को हमें मेजर प्रोडक्ट बोलना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने पॉसिबल प्रोडक्ट लिखना भी सीखा था E2 एलिमिनेशन में। फिर थोड़ा रिवर्स आते हैं, क्वेश्चन के नए टाइप्स लिखते हैं। नए टाइप में यदि मैं बात करूं तो ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में पूछा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड C7H13Br विच गिव्स फॉलोइंग एल्कीन्स आफ्टर डिहाइड्रोहेलोजनेशन। मतलब इस बार प्रोडक्ट दिया है और स्टार्टिंग मटेरियल पूछा है, तो कैसे मुझे मालूम चलेगा। तो देखो, एलिमिनेशन में हमने जो सीखा वो ये
कि पाई बॉन्ड जो आता है, पाई बॉन्ड आता है बिटवीन अल्फा एंड बीटा पोजीशंस। इसका मतलब यदि मुझे डबल बॉन्ड दिख रहा है, पाई बॉन्ड दिख रहा है, मतलब मुझे अल्फा बीटा पोजीशन दिख रहा है। और पाई बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में क्यों लगता है? क्योंकि हम हटाते हैं लीविंग ग्रुप को कहाँ से? फ्रॉम अल्फा, और एच को हम कहाँ से हटाते हैं? फ्रॉम बीटा, इसलिए अल्फा बीटा के बीच में आता है। तो यदि मुझे पाई बॉन्ड से वापस स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? अल्फा पे लीविंग ग्रुप फिर से लगा दूंगा, बीटा पे एच लगा दूंगा, मुझे स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा। तो मैं ज़रा इस क्वेश्चन को ट्राई करके बताता हूँ इस क्वेश्चन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में, तो अल्फा ये और बीटा में इसको मान सकता हूँ, और अल्फा में इसको और बीटा पोजीशन में इसको मान सकता हूँ। दो पॉसिबिलिटीज़। अब यदि मैंने अल्फा इसको माना तो मुझे लीविंग ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ब्रोमीन लिखना पड़ेगा, और बीटा पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एच। या तो का स्टार्टिंग मटेरियल ये है, या तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ब्रोमीन, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एच। अब इन दोनों में से बेटर आंसर कौन सा है? तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 फिर से ट्राई करना पड़ेगा। मुझे इससे बनने वाले टोटल पॉसिबल एल्कीन बताने पड़ेंगे, टोटल पॉसिबल एल्कीन मुझे बताने पड़ेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और आइडिया ये है कि स्टार्टिंग मटेरियल वो बेटर होता है, बेटर सबस्ट्रेट वो होता है जो साइड प्रोडक्ट्स कम अमाउंट में बनाता हो। अब यदि मैं ये इस क्वेश्चन को वापस से ट्राई करूं तो इसके लिए अल्फा पोजीशन है ये वाला, अब बीटा पोजीशन कितने आ रहे हैं? एक ये वाला बीटा पोजीशन है, एक ये वाला बीटा पोजीशन है, एक ये वाला बीटा पोजीशन है। मतलब यदि इससे मैं एलिमिनेशन स्टार्ट करता तो पॉसिबल एल्कीन्स कितने बनते? यहाँ पर 2 बनते। एक डबल बॉन्ड रिंग में लगाऊं या तो रिंग के बाहर लगाऊं। रिंग में जो 2 डबल बॉन्ड लग रहे हैं ना, या आइडेंटिकल चॉइस से लिख कर देख सकते हो तुम। यहाँ पर यदि मैं इसको अल्फा मान रहा हूँ तो यहाँ पे बीटा पोजीशन एक ही पॉसिबल है। इसका मतलब ये यहाँ पर पॉसिबल एल्कीन है 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ बेटर स्टार्टिंग मटेरियल, बेटर सबस्ट्रेट फॉर एलिमिनेशन, बिकॉज इट गिव्स ओनली 1 एल्कीन, इसलिए ये वाला हो जाएगा आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा। तो ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए हुआ। आज के बाद यदि मुझे ऑब्जेक्टिव में करना होगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास 2 कार्बन है, ये मैं ब्रोमीन कहाँ लगाऊँ? तो मैं यहीं पर इमेजिन कर लूँगा कि यदि मैं यहाँ ब्रोमीन लगाऊंगा तो उसके एलिमिनेशन से एक ही डबल बॉन्ड पॉसिबल है। यहाँ ब्रोमीन लगाऊंगा तो इसके लेफ्ट में राइट में 2 पॉसिबल हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रोमीन लगाऊंगा, यहाँ पर एच लगाऊंगा, और मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ। ऐसे में क्वेश्चन और भी दे दूंगा, आप एक बार घर पे ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। तो ज़रा मैं और क्वेश्चंस यदि लिखूँ तो इन कंपाउंड्स में आप एक बार और ट्राई करना। मैं एक बार आइडिया दे दूं कि ब्रोमीन कहाँ पर लगेगा। मैं ब्रोमीन को रेड कलर से लिख के बताऊंगा। यहाँ पर ब्रोमीन में दोनों में से किसी भी कार्बन पे लगाऊं, आइडेंटिकल चॉइस। यहाँ पर ब्रोमीन मैं इस कार्बन पर लगाऊंगा। इस वाले कार्बन पे क्यों नहीं लगा रहा? इस रेड वाले कार्बन पे लगाने का पर्पज़ ये है कि राइट साइड में देखो डबल बॉन्ड लग नहीं सकता क्योंकि ये क्वाटर्नरी कार्बन है, तो एक ही एल्कीन पॉसिबल है। यहाँ पर यदि मैं ब्रोमीन लगाता ना तो उसके एलिमिनेशन से 2 एल्कीन पॉसिबल होता है, एक ये वाला और एक यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड लगता, इसलिए ब्रोमीन इस रेड वाले पे लगाना। इस वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यदि मैं बात करूँ तो क्वेश्चन है ये कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब मैं ब्रोमीन लगाऊंगा तो मैं ब्रोमीन इस वाले पे लगाऊंगा, यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर लगाने से एक एल्कीन यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। यहाँ पर ब्रोमीन लगाने से यहाँ तो एल्कीन बन नहीं सकता, इसलिए यहाँ ब्रोमीन लगेगा। इस वाले क्वेश्चन में यदि मैं ट्राई करूँ तो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ देना था, यहाँ पर मैं ब्रोमीन यहाँ लगाऊंगा, यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, क्यों? यहाँ से एक ही एल्कीन बनेगा, इसमें ब्रोमीन। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर यदि मैं ब्रोमीन लगाऊंगा तो भी 2 पॉसिबल एल्कीन है, और यदि मैं यहाँ ब्रोमीन लगाऊंगा तो भी 2 पॉसिबल एल्कीन है। लेकिन यदि मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये टर्शरी RX बनाएगा, और यदि मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये सेकेंडरी RBR बनाएगा। और बेटर कौन सा होता है? रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होता है? टर्शरी RBR का, इसलिए मैं ब्रोमीन रेड वाले पे लगाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखूंगा तो ब्रोमीन में कहाँ लगाऊं? ब्रोमीन में कॉर्नर पे लगाऊंगा, क्योंकि एक ही एल्कीन पॉसिबल होगा। एक बार और लिख कर आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो ये डिहाइड्रो हैलोजनेशन है और इसमें समझने का काम होता है। इसका रिएजेंट याद रखने लायक बात होती है। रिएजेंट पहचान जाएंगे तो हमें अल्फ़ा बीटा लिखना है, और अल्फ़ा बीटा लिखने के बाद प्रोडक्ट आसानी से बना लेंगे हम। सेकेंड प्रिपरेशन पर आए तो सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम डाइहेलाइड्स। डाइहेलाइड 2 टाइप के होते हैं, विसिनल डाइहेलाइड और जेम डाइहेलाइड।
विसिनल डाइहैलाइड को हम 1,2 डाइहैलाइड भी बोलते हैं, एडजेसेंट पोजीशन पे हेलोजन होता है। और जेम डाइहैलाइड को हम बोलते हैं एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले विसिनल डाइहैलाइड, जिंक के साथ जब हीट करेंगे तो जिंक Cl को लेकर ZnCl2 बनकर निकल जाएगा और बनेगा एल्कीन। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में काम आएगा, एंटी एलिमिनेशन होता है। मैकेनिज्म की बात करें, हर मेटल का ये टेंडेंसी होता है कि वो बॉन्ड ब्रेक करके माइनस माइनस डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो बॉन्ड गिवन है, कंपाउंड गिवन है, उसके किसी बॉन्ड में कोलिजन करेंगे और कोलिजन से होगा ये कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों एटम पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब इस कार्बन पे भी नेगेटिव आ जाएगा और Cl पे भी आ जाएगा नेगेटिव। अब एडजेसेंट पोजीशन पे डेल्टा प्लस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो माइनस डेल्टा प्लस पर अटैक करेगा, कार्बन कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, Cl को हटाना पड़ेगा और डबल बॉन्ड लग जाएगा। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है विसिनल डाइहैलाइड में। लेकिन जेम डाइहैलाइड में एक प्रॉब्लम आएगा। जेम डाइहैलाइड में प्रॉब्लम यह आएगा कि सपोज मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, अब एडजेसेंट पोजीशन पे तो यहाँ डेल्टा प्लस नहीं है। भाई मैं ये बोल रहा हूँ मैकेनिज्म में कि जब मैं जिंक वाला मैकेनिज्म लिखूंगा तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब एडजेसेंट पोजीशन पर तो यहाँ पर माइनस डेल्टा प्लस चार्ज नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, ये सेकेंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और सेकेंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल डबल हो जाता है। इसलिए आंसर में मेजर प्रोडक्ट ये लिख कर आना पड़ता है हमें। 2 बार ऐसा होगा, 2 बार माइनस आएगा और उसके बाद प्रोडक्ट ये बनेगा। बहुत कम अमाउंट में बनता है, माइनर प्रोडक्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक्सप्लेन हो जाता है, रीअरेंजमेंट के कारण ऐसा होता है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमें डबल मॉलिक्यूल को लेकर ही बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ये डाइहैलाइड से प्रिपरेशन है। और प्रिपरेशन की बात करें तो पुराने प्रिपरेशन है जो हम डिहाइड्रेशन में पढ़ चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल व्हेन हीटेड विथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, removal of water molecule takes place and alkenes are formed. डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेस जो हमारे लिए था एसिड कैटलाइज्ड होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4। लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म देखो जनरली क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, आप वीडियो देखना E1 मैकेनिज्म का, बहुत सारे क्वेश्चन है। हमने बोला था कि प्राइमरी एल्कोहल के केस में हमें मैकेनिज्म E2 लिखना पड़ता है और E1 मैकेनिज्म में हम सेट प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं हमेशा। Al2O3 में E2 मैकेनिज्म होता है, THO2 में E1CB मैकेनिज्म होता है, मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएंगे, मोर स्टेबल कार्बोनाइन से प्रोडक्ट बनाते हैं। POCl3 से E2 मैकेनिज्म होता है, सेट प्रोडक्ट बनाते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये भी हैं P2O5 और एसिटिक एनहाइड्राइड, लेकिन ये एल्कीन में यूज़ नहीं होता, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में यूज़ नहीं करते। ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, एमाइड के डिहाइड्रेशन में यूज़ होगा, एसिड के डिहाइड्रेशन से एनहाइड्राइड प्रिपरेशन में यूज़ होगा, वहाँ के हैं। लेकिन है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कभी कभी लिखा हुआ यदि मिल जाता है तो हमें याद होना चाहिए कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। क्लियर है। फिर और रिएक्शंस की बात करें जो हम एलिमिनेशन में पढ़ चुके हैं, तो एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हमने पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉफमैन एलिमिनेशन के नाम से पढ़ा था। हॉफमैन एलिमिनेशन में हमने ये बोला था कि क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स, तो जब उनको हीट करते हैं तो एल्कीन बनता है और एल्कीन में जो मेजर प्रोडक्ट बना था वो हॉफमैन प्रोडक्ट हमने मेजर प्रोडक्ट बनाया था और सेट प्रोडक्ट को हमने माइनर प्रोडक्ट बोला था। हॉफमैन E1CB मैकेनिज्म का पूरा वीडियो है इसका, एक बार ज़रूर देख लेना, मैं तो केवल रिवीजन रिकॉल करने के लिए बता रहा हूँ। एक्चुअली मैकेनिज्म होता है, देखो E2E मैं पहले भी बोल चुका हूँ वीडियो में, E1CB के मैकेनिज्म के लास्ट में देखना ही। लेकिन हमने डिसाइड किया था कि फॉर डायरेक्ट आंसर इस रिएक्शन को हम कंसीडर कर लेंगे क्या, E1CB मैकेनिज्म। और हमने ये बोला था इस रिएक्शन में कि रिएक्शन को हम प्राइमरी अमीन से, सेकेंडरी अमीन से, टर्शियरी अमीन से स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेसिव एल्काइलेशन करेगा, फिर Ag2O से हमें OH माइनस लाना पड़ेगा AgI हटाने के बाद। उसके बाद हम क्या करते थे, हर अल्फ़ा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड लगाते थे यदि CH3 एक्सेसिव लेते थे तो। एक बार देखना पड़ेगा आपको, E1CB मैकेनिज्म का पूरा वीडियो हम बता चुके हैं आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमने मैकेनिज्म पहले पढ़ा हुआ है दैट इज़ EI मैकेनिज्म। हमने पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, इसके 2 एग्जाम्पल होते हैं, दोनों एग्जाम्पल हम पहले ही बता चुके हैं, रिवीजन के हिसाब से फिर से बता रहे हैं। पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर में ईस्टर को जब हीट करते हैं तो एल्कीन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, मैकेनिज्म इसका EI मैकेनिज्म था।
और EI मैकेनिज्म में दो ही बातें याद रखने की होती हैं। फर्स्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सिस एलिमिनेशन होता है। डायरेक्ट आंसर के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखकर हम अल्फ़ा बीटा लिखते हैं और हम अल्फ़ा से लिविंग ग्रुप, बीटा से H हटा देते हैं, प्रोडक्ट बना हुआ दिख जाएगा, डबल बॉन्ड और एसिड। इसका मैकेनिज्म का वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, मैं तो केवल शॉर्ट में रिकॉल करा रहा हूँ एक बार। नेक्स्ट रिएक्शन वाज कोप एलिमिनेशन, कोप रिएक्शन। ये हमने EI मैकेनिज्म के टाइम पे ही सेकेंड एग्जाम्पल बताया था। और कोप एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एमीन एनॉक्साइड यूज़ होता है। एमीन एनॉक्साइड को जब हीट करते हैं तो एल्कीन और एन हाइड्रोक्सी एमीन बनता है। और एमीन एनॉक्साइड टर्शियरी एमीन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है, हम पहले बता चुके हैं, बात हो चुकी है हमारी। ये मैकेनिज्म EI मैकेनिज्म होता है। हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट से सेम साइड से एलिमिनेशन होगा, सिस एलिमिनेशन। डायरेक्ट आंसर के लिए अल्फ़ा बीटा वाला मेथड बेस्ट है। अल्फ़ा से लिविंग ग्रुप, बीटा से H हटाओ, प्रोडक्ट अपने आप बना हुआ दिख जाता है। एक बार ज़रूर देख लें आप EI मैकेनिज्म का वीडियो। फिर नेक्स्ट है कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको पढ़े हुए ज़रा हमें टाइम हो गया, पहले हमने काफ़ी पहले पढ़ा था। हमने कब पढ़ा था, ये हमने एल्कीन वाले टॉपिक में पढ़ा था, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तब भी हमने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा था कि एल्कीन्स एंड एल्काइंस ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। हम इसमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एनोड और कैथोड की बातें होती हैं। जो एनाइन होता है, कार्बोक्सिलेट आइन जो होता है, वो एनोड पे जाता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, फ्री रेडिकल बनते हैं, CO2 निकलता है। और फ्री रेडिकल का जब कोलिजन होता है तब बॉन्ड नया बनता है। यहाँ पर जब CO2 निकलेगा तो फ्री रेडिकल जो बनेगा इन कार्बन पे बनेगा और इन कार्बन पे बनने से डबल बॉन्ड आ जाता है। ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट था ये कि इथाइलिन बनाने के लिए हम जो एसिड यूज़ करते हैं दैट वाज सक्सिनिक एसिड। एसिटाइलिन बनाने के लिए हम मेलाइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस pH ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ऑलवेज इंक्रीजेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेस NaOH और KOH एट कैथोड। एनोड पे दो गैसेज इवॉल्व होती हैं, एक CO2 एक हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन वाले टॉपिक से प्लेलिस्ट से आप एक बार कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम प्रिपरेशन ला रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एल्काइंस, और हम पहले भी कई सारी बातें कर चुके हैं इसमें। हमने PDBSO4 एल्केन में पढ़ा था और हमने इसको बोला था रोजेनमुंड रिएजेंट बोला था इसको। और इम्पॉर्टेंट ये था कि कैटलिस्ट पॉइजन है, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन होगा और जो प्रोडक्ट बनता है वो सिस एल्कीन बनता है। PDCaCO3 इसके सामने क्विनोलिन लिखा हुआ आता है, दैट इज़ लिंडलार्स कैटलिस्ट। और ये भी हम एल्केन में पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये भी कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करता है, सिस एल्कीन बनाता है। BH3THF ये हमने रिडक्शन के टाइम पे एल्केन में बताया था, ये कंट्रोल हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ होता है और एल्काइन से एल्कीन बनाता है, सिस एडिशन करता है, ये वन टाइम हाइड्रोजनेशन। ये तुम्हारे लिए नया है, Ni2B P2 कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, और ये भी कंट्रोल हाइड्रोजनेशन सिस एल्कीन बनाता है, याद रखने होते हैं। ये नया है सोडियम लिक्विड अमोनिया, हालांकि एल्केन में इंट्रोड्यूस किया था, हमने इसको बोला था बर्च रिडक्शन बाय यूजिंग सोडियम लिक्विड अमोनिया इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। और इसमें हमें याद रखना पड़ता है ये अकेला ऐसा रिएजेंट है जिसमें बनने वाला एल्कीन कैसा बनता है, ट्रांस एल्कीन बनता है। और इसके मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो मेटल कैटलाइज्ड किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म हमेशा बॉन्ड ब्रेक होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और नेगेटिव चार्ज पर H+ लग जाएगा और हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम रिडक्शन करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है कि सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन कैन नॉट रिड्यूस टर्मिनल एल्काइंस। वो एल्कीन में कन्वर्ट नहीं करता बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस। सिमिलर ऑब्जर्वेशन हमने LiLH4 के केस में भी देखा था, जब हमने बोला था कि LiLH4 कैन नॉट रिड्यूस अल्कोहल्स। एक बार समझ लेते हैं, सोडियम लिक्विड अमोनिया ये दोनों रिएक्ट करके बनाते NaNH2 मेटल एमाइड, एंड मेटल एमाइड्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कलीज। और मेटल एमाइड ये सप्लाई करता है NH2-। ये जो माइनस है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड, ये जो H है ना, ये H होता है एसिडिक बिकॉज ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन ड्यू टू 50% परसेंटेज एस कैरेक्टर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो ये माइनस जो है ये क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा और यदि एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो NH3 बनकर अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट में देखो एल्कीन नहीं बनेगा, जो बनेगा वो सॉल्ट बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था
कि बर्च रिडक्शन किससे रिएक्ट कर जाता है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है टर्मिनल एल्काइन के साथ। तो टर्मिनल एल्काइन को हम कभी भी एल्कीन में कन्वर्ट नहीं करेंगे सोडियम लिक्विड अमोनिया लेकर। तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है फॉर एल्कीन्स जो हमने शॉर्ट में एक वीडियो में बताया। ये हालांकि हम एलिमिनेशन में अलग अलग मैकेनिज्म्स में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में एक जगह पर मिल जाता है तो अच्छा होता है। अच्छा, प्रिपरेशन में एक और रिएक्शन लिखा मिलता है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन, तो हम वहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, और एल्कीन टॉपिक का केमिकल रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इस वीडियो में तो केवल इतना ही। थैंक यू।